हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी में चैप्टर 2। इससे पहले जो है क्लास 6th जो है मैं पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आप सीटेट को लेकर जो है सीरियस हैं तो पूरा टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें जब देखेंगे तो चैप्टर वाइज जो है पूरे नोट्स टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे प्लेलिस्ट तक पहुंचे, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जरूर उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी किस तरीके से जो है आप लोग वो वीडियोस पा सकते हैं। हिस्ट्री हमारी चल रही है क्लास 6 की, जिसमें हम 5 चैप्टर कर चुके हैं, और ज्योग्राफी क्योंकि क्लास 7 स्टार्ट हो चुका है तो इसमें जो है हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं। और सेकेंड चैप्टर क्या है? हमारी पृथ्वी के अंदर। कहने का मतलब है आज जो हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छे से मतलब कि आप लोगों को समझाना है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिससे कि सीटेट में हमेशा क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से 1-2 मार्क्स के जरूर क्वेश्चन मिलते हैं। और ये तभी आप कर सकते हैं जब चीज़ें आप लोगों को देखो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में आप लोगों को जानने से पहले मैं बता दूँ आपको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो देखेंगे कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी जो है किन किन पदार्थों से बनी हुई है। और आप सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी अंदर से बाहर से निरंतर जो है इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। पृथ्वी के बारे में कुछ जनरल फैक्ट्स जो है आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? हमेशा से याद रखिएगा, पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है? जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल कंडीशन जो होना चाहिए वो जो है सब कुछ मौजूद है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है ये भी आप सब लोग जानते ही होंगे। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पता होगा। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी जो है कहाँ किस साइड से चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर जो है किस दिशा की ओर लगाती है? तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये चक्कर लगाती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में पूरा कितना समय लगता है? इसका आंसर मतलब कितना समय लगता है, अब दिन में भी और घंटे में भी पूरा जो है बताइएगा। और इसका आंसर जो है आप खुद देंगे कमेंट में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। ठीक है, अब ये सब तो रही जनरल बातें। अब हम पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी जो है किन पदार्थों से बनी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको कि मुझे करके दिखाना है, समझाना है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो पृथ्वी है ये एक के ऊपर एक परतों से, एक के ऊपर एक जो है सकेंद्री परतों से बना हुआ है। किससे? सकेंद्री परतों से, मतलब एक के ऊपर एक परतों से बना हुआ है। और जो सबसे ऊपर वाली परत है इसे कहा जाता है प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बना हुआ है। सबसे ऊपरी वाली भाग को प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसी को जो है धरातल भी बोलते हैं। और ये जो है सबसे पतली परत होती है। ठीक है, सबसे पतली परत होती है। आगे मैं करके दिखाऊंगी प्रॉपर्टी, मेटल और आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड क्या है, कहाँ से कहाँ तक का अस्तर मंडल होता है और कहाँ से कहाँ तक की इसकी जो है गहराई होती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, करके दिखाऊंगी। तो उनको सभी पॉइंट को लिखिएगा, बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ऊपरी वाले भाग को क्योंकि धरातल है ये और ये सबसे पतली परत होती है, प्रॉपर्टी कहा जाता है। प्रॉपर्टी जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, महाद्वीपीय और महासागरीय। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है ये महाद्वीपीय और महासागरीय से जो है मिलकर बना होता है। इसको डायग्राम के थ्रू मैं समझाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, सबसे ऊपरी परत याद रखिएगा सबसे पतली होती है, प्रॉपर्टी होती है, और ये जो है महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों से जो है मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे अगर मैं महाद्वीपीय की बात करूँ, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, तो ये जो है कितनी इसकी गहराई होती है? 35 किलोमीटर आता है। ठीक है, महाद्वीपीय सतही में 35 किलोमीटर तक, और समुद्री सतही मतलब कि महासागरीय जो है समुद्र में ये जो है 5 किलोमीटर की गहराई तक होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो सिलिका है मतलब कि जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है ये जो है बना हुआ है Cl से। किससे? Cl। यहाँ पे लिख कर दिखा देती हूँ,
एल। और आपसे पूछा जाता है कि महाद्वीपीय प्रॉपर्टी किन दो जो है खनिजों से मिलकर बना होता है, तो ये सिलिका तथा एल्यूमिनियम। महाद्वीपीय संहति सिलिका तथा एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से मिलकर बना होता है, जिसे कि Cl कहा जाता है। Cl याद रखेंगे तो C से सिलिका और L से एल्यूमिनियम। और वहीं पर अगर महासागरीय प्रॉपर्टी की बात करें तो ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है सीमें। तो सीमें से मिलकर बना होता है, समझ में नहीं आ रहा होगा, सीमें, ठीक है, सिलिका तथा मैग्नीशियम। तो महासागरीय भाग जो महासागर की जो प्रॉपर्टी है वो सीमें से बना होता है, सिलिका तथा मैग्नीशियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टी के बाद जो है हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे जो है मेटल है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले जो है आपको कुछ चीज़ें जो मैं बताने जा रही हूँ कि प्रॉपर्टी, मेटल और क्रूड के बीच में जो सीमा बनाता है उसे क्या कहते हैं, साथ ही जो है इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और पूरे एनसीईआरटी में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है और इससे सी टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और ये लिख लीजिएगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो पृथ्वी है एक के ऊपर एक परतों के संकेंद्रण से बना हुआ है, एक के ऊपर एक परतों के संकेंद्रण से बना हुआ है। जो सबसे ऊपर वाला जो परत है इसको क्या कहा जाता है, जो सबसे ऊपरी वाला परत है इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी कहा जाता है, प्रॉपर्टी मतलब कि इसको धरातल कहा जाता है, ठीक है। और इसी को जो है आप पहले नाम इनका याद रखिएगा, क्रस्ट भी बोला जाता है इसे, ठीक है, मेंटल, और इसको क्रोड, क्या बोला जाता है, क्रोड। अब क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है। क्रोड को एक हमारा होता है आंतरिक क्रोड और एक होता है बाह्य क्रोड। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है बाह्य क्रोड। क्या बोला जाता है, बाह्य क्रोड। और जो ये वाला एरिया है इसको बोला जाता है आंतरिक क्रोड, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके बाद जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रस्ट और मेटल के बीच जो सीमा बनाता है उसे क्या बोलते हैं, उस सीमा को क्या बोलते हैं। क्रस्ट और मेटल को अलग अलग करने वाली जो सीमा बनाता है उसको क्या कहते हैं, तो ये जो है इसको कहा जाता है मोहो आसन तत्व, ठीक है। अब मेटल और क्रोड के बीच में जो सीमा बनाता है, या कई बार पूछा जाता है मेटल और बाह्य क्रोड के बीच में जो सीमा बनाता है इसको क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है गुटेनबर्ग। क्या बोला जाता है, गुटेनबर्ग। आसत तो लगा लेना, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, मैं बस बोल रही हूँ। और आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के बीच में जो सीमा बनाता है ये आपका बाह्य क्रोड हो गया, ये आंतरिक क्रोड, इसके बीच में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको सीमा बनाता है जो इसको क्या बोला जाता है, लेह मैन, ठीक है, लेह मैन। तो ये जो है सीमा बनाने वाले भाग है। अब इनका विस्तार कितना कितना है, तो आप लोगों को बता दूँ जो प्रॉपर्टी वाला भाग है, मतलब कि प्रॉपर्टी से लेके मेटल तक का जो ये वाला क्षेत्र है इसका जो विस्तार है ये जो है याद रखिएगा 30 किलोमीटर तक है, 30 किलोमीटर तक है। लेकिन मोह सत्व से लेकर गुटेनबर्ग का जो विस्तार है, मोह सत्व से लेकर गुटेनबर्ग, ये कितना है, ये 29 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा, एक मिनट, ये 30 किलोमीटर है, ये जो है 2900 किलोमीटर है। वहीं पर जो है बाह्य क्रोड से लेके आंतरिक क्रोड का जो विस्तार है ये कितना है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये है 5100 किलोमीटर, ठीक है। कितना, 5100 किलोमीटर जो है इसका विस्तार है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, जो कि पूछा जाता है कि स्थल मंडल का निर्माण कहाँ से कहाँ तक होता है। क्योंकि क्रस्ट है, ये मेटल, ये वाला भाग जो है आपका क्रस्ट है, ये वाला भाग मेटल है और ये जो है क्रोड है। लेकिन मेटल का जो ऊपरी वाला एरिया है, मतलब ऊपरी बाह्य मेटल तक, यहाँ से अगर मैं बताऊँ, क्रस्ट से लेके प्रॉपर्टी से लेके बाह्य मेटल तक का निर्माण जो है किसका है, ये है आपका किसका, स्थल मंडल का निर्माण करता है। तो ये क्वेश्चन आता है, स्थल मंडल का भाग कहाँ से कहाँ तक है, तो प्रॉपर्टी से लेके बाह्य मेटल तक के भाग को जो है स्थल मंडल कहा जाता है। और स्थल मंडल जो है ठोस पदार्थों से मिलकर बना है, मतलब चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी पर जो है आप लोगों को भूकंप वाला चैप्टर है जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तरंगे हैं, वो भी मैं समझाऊंगी, लेकिन वो आगे के चैप्टर में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं, एक मिनट। तो वही जो मैंने समझाया, अब यहाँ पे हम मेटल के बारे में मैं बताती हूँ। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे आपने देखा कि मेटल होता है और ये इसका विस्तार कहाँ तक होता है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये जो है फैला होता है, ठीक है। अब इसके जो आंतरिक परत जो होती है वो क्या कहलाती है, क्रोड। मतलब कि आपने 3 परत के बारे में पढ़ा, जो कि एक क्या है आप लोगों का, प्रॉपर्टी जो कि सबसे ऊपरी वाली परत होती है,
ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर मेटल प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, मेटल, और फिर उसके बाद जो है क्रूड। ये 3 परत होती हैं, ठीक है। इन तीनों के बीच में जो सीमाओं का नाम क्या है वो हम पढ़ लिए, इनका विस्तार कहाँ तक है वो भी हमने पढ़ लिया। तो अब आगे जो है देखते हैं। देखिए इसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर तक है, यह मुख्यतः किसे, जो मतलब क्रोड वाला भाग है, अभी हमने पढ़ा कि जो सिलिका है, एक मिनट, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो सिलिका तथा एल्यूमिनियम, और जो महासागरीय भाग में है वो सिलिका तथा मैग्नीशियम से मिलकर बना है। लेकिन जो क्रोड वाला एरिया है, जो क्रोड की बात करें तो वो किससे बना होता है, निफे, मतलब कि निकिल तथा लोहे की बनी होती है, मतलब निकिल और आयरन से, जिसे हम बोले जाते हैं निफे बोलते हैं, निकिल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब जो है याद रखिएगा बहुत ज़्यादा उच्च होता है, मतलब कि जो केंद्रीय क्रोड होता है उसका जो तापमान और दाब होता है बहुत ही उच्च होता है। अब इसको जो है जानने से पहले, अब हम यहाँ पर हमने क्रोड प्रॉपर्टी मेटल क्रोड पढ़ लिया। शैल खनिज पढ़ने से पहले आगे जो है आप लोगों को कुछ और फैक्ट जो है जानना जरूरी है, जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले विश्व की सबसे गहरी खान जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक है। तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर की गहराई तक जो है इसे खोज चुके हैं। तो विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दूसरी बात, पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक जो है खोदना पड़ेगा, मतलब समुद्री सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक जो है अंदर खोदना पड़ेगा अगर पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचना है तो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जो है शैल और खनिज। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो ये जो प्रॉपर्टी वाला भाग है ये मेटल है और ये क्रूड है। तो जो मेटल है ये और प्रॉपर्टी जो है कितना होता है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग जो है क्या है, 1% भाग प्रॉपर्टी है, ठीक है। 84% भाग जो है क्या है, मेटल, ठीक है। और ये कितना है, 15% भाग जो है क्या है आपका, क्रोड है। अब पृथ्वी की त्रिज्या जो कि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जो है कितना, 6371 किलोमीटर, ठीक है। ये जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हम शैल और खनिज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए शैल और खनिज, क्योंकि जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है अनेक प्रकार के शैलों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, आपने पढ़ाई कौन कौन से खनिज पदार्थ, जैसे कि अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो सिलिका तथा एल्यूमिनियम हमने पढ़ा, सिलिका तथा मैग्नीशियम पढ़ा। क्रोड जो है आपका निफे से बना है, मतलब कि निफे मतलब कि क्या हो गया, निकिल तथा आयरन से। तो किसी भी प्राकृतिक पिंड को जो है क्या कहा जाता है, शैल कहा जाता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ जो हैं उसके किसी भी प्राकृतिक, अगर उसके भाग को जो है नेचुरल चीज़ों को समझे तो उसको क्या कहा जाएगा, पत्थर शैल कहते हैं। शैल जो है विभिन्न रंग के होते हैं, विभिन्न आकार के होते हैं और विभिन्न मतलब इनकी गठन भी हो सकती है। मुख्य रूप से शैल जो है, हम अगर इनको भागों में बांटे कि कितने तरह के होते हैं, तो शैल जो है 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा जो मेन है। एक आग्नेय शैल होते हैं जिसे इग्नियस रॉक कहते हैं, दूसरा अवसादी सेडिमेंट्री रॉक, और कायांतरित मतलब मोटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो मोटामॉर्फिक जो है शैल। अब इसमें जो है आप सबसे पहले समझिए आग्नेय शैल किसे कहते हैं, मतलब इग्नियस रॉक क्या होता है। तो जब द्रवित मैग्मा, मतलब मैग्मा ठंडा होकर, क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर जो है कुछ ना कुछ क्रिया होती रहती है, जब पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा बाहर निकलकर आकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के शैल को जो है क्या कहा जाता है, अग्निय शैल। जब पृथ्वी के अंदर की जो मैग्मा है, जब बहुत ज़्यादा वो मैग्मा जो है बाहर जब निकल जाती है, ठंडा होकर ठोस हो जाती है, तो उस भाग को क्या कहा जाता है, उसे कौन सा शैल कहा जाता है, उसे कहा जाता है अग्निय शैल, मतलब इग्नियस रॉक। और क्योंकि जो भाग बाहर आ जाता है, मतलब जब मैग्मा ऊपर आ जाता है, पृथ्वी के ऊपर आके ठोस हो जाता है, तो उसे जो है प्राथमिक शैल कहते हैं। और अगर वही मैग्मा पृथ्वी के अंदर जो है पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है और वो क्या हो जाता है, एक ठोस भाग बन जाता है, एक ठोस शैल बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है बहिर्भेदी शैल कहते हैं, ठीक है। तो वही आगे बताया गया है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो इस प्रकार से जो बना शैल होता है वो अग्निय शैल कहा जाता है, जिसे कि हम प्राथमिक शैल, मतलब कि क्योंकि सबसे पहला शैल जो है अग्निय शैल है, मतलब प्राथमिक शैल कहते हैं। अग्निय शैल को 2 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, एक अंतर्भेदी शैल कहा जाता है, एक बहिर्भेदी। अंतर्भेदी ज्वालामुखी से जो निकलने वाला जो लावा होता है, अगर हम एक आप मतलब कि इस तरीके से समझिए, जो ज्वालामुखी होती है उससे जो लावा निकलता है, तो जब वो लावा पृथ्वी के अंदर ही आंतरिक भाग
भाग में ही निकलकर पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है तो वो जो है अंतर्भेदी शेल कहलाता है। और जब वो पृथ्वी के बाहर आके ठोस हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बहिर्भेदी। तो वही बोल रहा है कि आग की तरह जो लाल द्रवित मैग्मा लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तो प्रॉपर्टी के इस प्रकार से जो बने शैल होते हैं उसे बहिर्भेदी अग्नेय शैल कहा जाता है। जब पृथ्वी के ऊपर आकर ठंडा होता है तो उसे बहिर्भेदी शैल कहा जाता है। इसकी संरचना बहुत महीनों जो है महीन दानों वाली होती है, जैसे कि बेसाल्ट की चट्टान। ठीक है, दक्कन की पठार जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। दक्कन की पठार किससे बनी हुई है, बेसाल्ट शैलों से। जब द्रवित मैग्मा क्या हुआ, बाहर आके ठोस बन गया, जब बहुत तेजी से बाहर आके ठोस बन गया तो उसे बहिर्भेदी अग्नेय शैल कहा गया। और वो अगर कोई मैग्मा अंदर ही रह जाता है तो उसे अंतर्भेदी शैल कहते हैं। बहुत ही ईजी है, ठीक है, बार बार बोलने से कुछ अलग नहीं हो जाएगा। अब बहुत ही ईजी है, इतना बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो वही चीज़ बोला गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, द्रवित मैग्मा कभी कभी जो है भूपर पट्टी के अंदर ही, एक मिनट, हाँ, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। मतलब जो द्रवित मैग्मा वो बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अंतर्भेदी अग्नेय शैल कहा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। जो अंदर वाला होता है ये बड़े दानों का रूप ले लेता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट। ऐसे ही शैल एक उदाहरण है, मतलब ग्रेनाइट जो है इसी शैल का जो है एक उदाहरण है। ठीक है, मसालों या दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो क्या होता है, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट क्या है, किसका उदाहरण है, अंतर्भेदी अग्नेय शैल का। अग्नेय शैल क्या होता है, जो द्रवित मैग्मा होता है पृथ्वी के बाहर आकर बहुत तेजी से आकर ठंडा हो जाता है उसे अग्नेय शैल कहते हैं। बाहर आके ठंडा होता है तो उसे बहिर्भेदी, और जो अंतर ही पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होता है उसे क्या होता है, अंतर्भेदी, और जो बाहर आता है बहिर्भेदी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और इस तरीके से पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा अग्नेय शैल के बारे में। अब इसके बाद जो है हम अवसादी शैल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब कोई भी शैल, मतलब कोई भी पत्थर लुढ़क कर किसी से टकरा कर एक दूसरे से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इन कणों को जो है क्या कहा जाता है, अवसाद। ये अवसाद किसके कारण हो सकता है, हवा के कारण भी हो सकता है, जल के कारण भी हो सकता है। ठीक है, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर पहुँच कर जमा हो जाते हैं तो इसे जो है अवसाद दबकर कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। तो अवसादी शैल कौन से होते हैं, वो शैल जो लुढ़क कर टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और आते आते एक जगह जो है इकट्ठा हो जाते हैं और एक बड़े शैल का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है अवसादी शैल। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँ तो बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। जो बलुआ पत्थर है वो रेत के दानों से, रेत के दाने जो हैं कहीं ना कहीं से, मतलब हवा के कारण जो है बहाव से जो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो किसका निर्माण करते हैं, बलुआ पत्थर, मतलब रेत के दानों से जो है बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। इन शैलों में पौधे, जानवर, अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कि कभी इन शैलों पर रहे हैं उसके जीवाश्म भी हो सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो अग्नि और अवसादी शैल है उसी से जो है कायांत्रिक शैल का निर्माण होता है। इसको समझिएगा। देखिए, अग्नि और अवसादी शैल के उच्च ताप और दाब के कारण जो है कायांत्रिक शैल का निर्माण होता है। ठीक है, इसका उदाहरण बहुत पूछा जाता है। और अग्नि शैल का अंतर्भेदी शैल क्या होता है, और क्या बोलते हैं, अंतर्भेदी और बाहिर्भेदी शैल क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। और इसके बाद जो है कायांत्रिक शैल के बारे में पूछा जाता है। उदाहरण सबके याद रखिएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँ तो चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित। अगर चिकनी मिट्टी की बात करें तो वो स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अग्नि और अवसादी जो शैल है उसके उच्च ताप दाब के कारण जो है इसका निर्माण होता है कायांत्रिक शैल का। चिकनी मिट्टी से स्लेट बनता है, चूना पत्थर से जो है क्या बनता है, संगमरमर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इधर कुछ भी नहीं है, इसमें हम देखते हैं। एक मिनट देखिए, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे कि ये मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा जो कि एक ज्वालामुखी की तरह, ये मैग्मा है। जब पृथ्वी के अंदर ही रहता है तो उसको अंतर्भेदी जो है क्या कहते हैं, अवसादी शैल कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है और ये जब बाहर निकल कर आता है तो उसको क्या बहिर्भेदी अग्नेय शैल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है अग्नेय शैल का सबसे पहले निर्माण होता है। मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आकर ठोस बनकर पत्थर बन जाता है तो वो अग्नेय शैल होता है।
फिर ये अग्नीय शेल जब टकरा कर लुढ़क कर छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है और आगे जाकर इकट्ठा हो जाता है तो एक बड़े पत्थर का निर्माण करता है, उसे अवसादी शेल कहते हैं। जीवाश्म इसी का उदाहरण है, ठीक है। और अग्नीय और अवसादी शेलों के उच्च ताप दाब के कारण जो है कायांतरित शेल का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? कायांतरित शेल। तो जैसे कि पता है चिकनी मिट्टी से जो है आप लोगों का क्या बनता है, स्लेट बनता है, और जो चूना पत्थर है उससे संगमरमर का निर्माण होता है, ठीक है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस क्रिया को जो है शैल चक्र कहते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नीय शैल बन जाता है और अग्नीय शैल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करता है, जो कि ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद जो है अत्यधिक ताप और दाब के कारण अग्नि और अवसादी शैल जो है कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कौन से शैल बनता है? तो वो होता है कायांतरित शैल, जो पुनः पिघल कर फिर द्रवित मैग्मा में जो है बन जाता है। तो द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर फिर से अग्नीय शैल का निर्माण करता है। तो इस तरीके से जो है ये शैल चक्र जो है चलता रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीज़ है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। और मेरी कोशिश रहती है कि डेली आप लोगों को क्लास दे दूँ, मतलब देती रहूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है इंटरेस्ट लेकर करें, क्योंकि तभी इसका फ़ायदा होगा। नहीं तो वीडियो डालो और कोई पढ़े नहीं तो फिर क्या मतलब। खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाने वाले पदार्थ है इस जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। याद रखिए, जो हमारे खनिज होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, लेकिन इनका जो है अपना एक गुण होता है, इनकी अपनी एक रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज जो है मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ इसका उपयोग जो है ईंधन की तरह करते हैं, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इसका उपयोग जो है उद्योगों में, औषधियों में, औषधि में, उर्वरक में भी होता है। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो है इसी तरीके से जो है आप लोगों का आगे जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तरंगों के बारे में, मतलब भूकंप का चैप्टर है, वो भी उससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उसे हम करेंगे, ठीक है। मतलब ये पूरा मैं एनसीईआरटी मतलब सीरीज शुरू की है और पूरी कोशिश है कि इसे ख़त्म करवाऊँ, लेकिन इसके लिए जो है आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मैं पूरा अच्छे से करवाऊँगी, और अगर टू दी पॉइंट्स में नोट्स चाहिए वो भी दूँगी। तो आप लोग जो है टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इसका PDF मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी। थैंक यू। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।